बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 का आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रिपल टैंक। रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, ये रिपल टैंक की डेफिनेशन भी हो सकती है जो उसके बारे में बता रही है कि ये एक डिवाइस है जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस करने और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। This apparatus consists of a rectangular tray having glass bottom and is placed nearly half meter above the surface of the table. टेबल से हाफ मीटर ऊपर, यानी कि नीचे जो सरफेस है ये डिस्टेंस हाफ मीटर है। ये ऊपर हमने एक गिलास ट्रे रखी हुई है। Waves can be produced on the surface of the water present in the tray by means of vibrator. ट्रे के अंदर मौजूद पानी में हम इस वाइब्रेटर के ज़रिए वेव्स पैदा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंपल अरेंजमेंट में दिखाया गया है कि किसी ट्रे के अंदर वाटर को पुट किया गया है। उसके अंदर एक पैडल, ये जो वुडन है ना, वुडन बार आपको नज़र आए, ये एक पैडल है और इसके ऊपर ये एक मोटर है जो वाइब्रेटर के तौर पर काम करती है। मोटर को हमने सप्लाई दी, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो मोटर चलेगी और ये पैडल वक्फे से वेव्स के अंदर क्या होगा, डिप होगा पानी के अंदर और वेव्स पैदा करेगा। स्टूडेंट्स, ये एक लैंप है। लैंप ऊपर हम लाइट के लिए यूज़ करते हैं ताकि वेव्स का जो नीचे इमेज है वो इस स्क्रीन के ऊपर बने। ओके, उम्मीद है आपको इस डायग्राम के बारे में क्लियर हो चुका होगा। अब इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। दिस वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स्ड ऑन अ वुडन प्लेट ओवर द ट्रे सच दैट इट्स लोअर सरफेस जस्ट टचेज द सरफेस ऑफ द वाटर। इस वुडन बार का एंड पॉइंट, यानी कि जो सबसे लोअर सरफेस है, वो बस पानी को टच करती है ताकि वेव्स पैदा हो सकें। ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, जैसे ही हम वाइब्रेटर को ऑन करते हैं, दिस वुडन प्लेट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू जनरेट वाटर वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट वेव फ्रंट्स। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो वेव्स पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। और स्ट्रेट वेव फ्रंट का मतलब होगा, ये देखें आपको, ये जो स्ट्रेट वेव्स नज़र आ रही हैं ना, ये वेव फ्रंट कहलाता है, वेव का सामने वाला हिस्सा। अगर ये वेव्स सर्कुलर होती तो हम कहते हैं सर्कुलर वेव फ्रंट्स। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज हंग अबाउट द ट्रे टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर वेव्स ऑन द पेपर स्क्रीन। ऊपर हमने एक लैंप लगाया हुआ है ताकि हम जो वेव्स का इमेज है वो नीचे स्क्रीन पर देख सकें। द वेव्स अपीयर एज ब्राइट एंड डार्क लाइन्स रिस्पेक्टिवली ऑन द स्क्रीन। हमें स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क लाइन्स नज़र आएंगी। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ना, वी एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। स्टूडेंट्स, ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देंगे और अब हम हेडिंग देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। ठीक है, और उसके नीचे हम ये स्टार्ट करेंगे कि रिफ्लेक्शन हम किस तरह डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें ऊपर जो डायग्राम पढ़ा है उसको ध्यान में रखना है ताकि हम उसके मुताबिक यहाँ पर स्टडी कर सकें। प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर ये देखें, हमें ये जो डार्क सी लाइन दिखाई गई, ये कोई भी बैरियर है, नॉर्मल बैरियर जो हमने वेव्स के रास्ते में रख दिया है। ये रेड लाइन शो कर रही है कि वेव्स आ रही हैं। ओके, ये रेड लाइन्स वेव के आने को, ये एक बैरियर के ऊपर हमने ये वाली लाइन लगाई हुई है, छोटी लाइन, बारीक लाइन, ये 90 एंगल बनाने के लिए है। और उस 90 एंगल के साथ ये जो आई बना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। Okay, if the barrier is placed at an angle to the wave front, the reflected waves can be seen to obey the law of reflection. The angle of incident wave along the normal will be equal to the angle of reflective wave. Students, ये जो laws of reflections हैं ये हमें बताते हैं कि जिस एंगल पर आकर वेव्स लगेंगी वो रिफ्लेक्ट भी उसी एंगल से होंगी। ये देखें, अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो रेड लाइन शो करी है कि ये वेव्स आके लगी और ये वेव्स जा रही हैं, तो ये जो आ रहा है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस की क्या होगा, इक्वल। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही बताते हैं कि जिस एंगल पर आकर वेव्स इंसिडेंट होती हैं, आकर टकराती हैं, उसी एंगल से ही वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो अब हम इस सब को डिस्कस करने के बाद डिफाइन कर सकेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या होती है। व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम fall on the surface of the another medium, they bounce back into the first medium.
जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो वो वापस पहले मीडियम में आ जाती हैं, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस तरह वापस आती हैं कि जिस एंगल पर इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं। ये हम डेफिनेशन कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की। द स्पीड ऑफ वेव इन वाटर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर। अब हम दूसरी हेडिंग देंगे स्पीड ऑफ वेव की, कि हम उसको स्पीड ऑफ वेव की चेंजिंग को किस तरह रिपल टैंक में डिस्कस कर सकते हैं। इफ़ अ ब्लॉक इज सबमर्ज्ड, अगर किसी ब्लॉक को सबमर्ज थोड़ा सा डुबोया जाता है इन द रिपल टैंक के अंदर, द डेप्थ ऑफ वाटर, तो पानी की गहराई इन द रिपल टैंक विल बी शैलोअर ओवर द ब्लॉक देन एल्सवेयर। सपोज करें हमने उस जो ट्रे है उसके आधे हिस्से में लकड़ी का एक और ब्लॉक रख दिया, तो लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर पानी की गहराई कम होगी और जहाँ पर ब्लॉक नहीं है वहाँ पर पानी की गहराई क्या हो जाएगी, ज़्यादा। When water waves enter the region of shallow water, their wavelength decreases. कम गहरे पानी में जैसे ही वेव्स आती हैं तो उनकी वेव लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स रिमेन्स द सेम इन बोथ पार्ट ऑफ द वाटर बिकॉज इट इज़ इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर। यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि जैसे ही हम ज़्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी में आए तो क्या हुआ, उनकी वेव लेंथ तो चेंज हो गई लेकिन फ्रीक्वेंसी में फ़र्क नहीं आया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, वाइब्रेटर पर। तो इसका मतलब है मीडियम के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को किसी सूरत चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो डिपेंड कर रही है सोर्स ऑफ द वेव्स पर। ये देखिए शैलो वाटर में स्लो स्पीड और डीप वाटर में फास्टर स्पीड। ये चेंज आती है स्पीड में जब वो कम गहरे पानी से ज़्यादा गहरे पानी में या ज़्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी में आती हैं। तो हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली, एक रिफ्लेक्शन और स्पीड ऑफ वेव्स। अब हम रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। स्टूडेंट, फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, उसमें वेव टकराने के बाद वापस आ जाती हैं। यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट है रिफ्रैक्शन में कि वेव्स टकराने के बाद वापस तो नहीं आती, अगले मीडियम में चली जाती हैं। For the observation of refraction of waves, we repeat the above experiment such that the boundary between the deep and the shallow water is at some angle to the wave front. अब डीप और शैलो वाटर के दरमियान हमने एक ब्लॉक को थोड़ा सा इस तरह चेंज किया कि एक बाउंड्री जो थी वो एक एंगल पर बन गई है। यहाँ पर देखें, एक साइड पर डीप और शैलो वाटर, ये जो बाउंड्री है ये किसी एंगल से है, ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह नहीं है, किसी एंगल से है। Now we will observe that in addition to the change in the wavelength, the waves change their direction of propagation as well. सिर्फ एंगल जो है चेंज करने से वेवलेंथ में ही चेंज नहीं आएगी बल्कि डायरेक्शन ऑफ वेव्स में भी चेंज आ जाएगी। नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। दिस चेंज ऑफ पाथ ऑफ water waves while passing from a region of deep water to that of shallower one is called refraction, which is defined as, अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे लेकिन पहले आपको एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि यहाँ पर डीप और शैलो वाटर को हम दो डिफरेंट मीडियम कंसिडर करेंगे और हम देखेंगे कि एक मीडियम से जैसे ही दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या क्या चेंजेस आती हैं। उनमें से एक चेंज तो ये आएगी कि इसकी वेवलेंथ में आएगी चेंज, दूसरी चेंज को हम डिस्कस करेंगे इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के चेंज हो जाने के वाले से। अब हम इसको डिफाइन करेंगे। When a wave from one medium enters into the second medium at some angle, its direction of travel changes, यानी कि उसकी ट्रैवल करने की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। स्टूडेंट्स, अब हम एक और हेडिंग, लास्ट हेडिंग इस टॉपिक की पढ़ने जा रहे हैं, उसके मुताबिक हम डायफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। नाउ वी ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स जनरेट स्ट्रेट वेव्स इन अ रिपल टैंक। पहले ये देखें स्ट्रेट वेव्स हैं एंड प्लेस टू ऑब्स्टेकल्स इन लाइन इन सच अ वे दैट सेपरेशन बिटवीन दैम इज इक्वल टू वेव लेंथ ऑफ वाटर वेव्स। ये देखें, ये जो सेपरेशन है ये वेव लेंथ इस वाले डिस्टेंस के इक्वल है। ये जो दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस है ना यहाँ पर, ये एक वेव लेंथ है, ओके। और इसी के इक्वल हमने ये वाला डिस्टेंस रखना है, यानी कि स्लिट
का डिस्टेंस। आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्मॉल स्लिट between the two obstacles, the waves will spread in every direction and change into almost semi-circular patterns। ये देखें तकरीबन सर्कल्स के पैटर्न में आ गई हैं। यहाँ से हमें क्या पता चला कि उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो चुकी है, चेंज। पहले रेड लाइन से हमने स्ट्रेट डायरेक्शन दिखाई थी, अब डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज। डिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली इफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ द वेव। अगर वेवलेंथ के बराबर ऑब्स्टेकल का साइज होगा तो हम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकेंगे, वरना हम क्लियर डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। यह देखिए यहाँ पर स्लिट साइज क्या है, वेवलेंथ से बड़ा है, तो हमें क्लियर ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रही डिफ्लेक्शन की। Diffraction of waves while passing through a slit with size larger than the wavelength of the above। यहाँ उसके मुकाबले में ज़्यादा लार्जर साइज है, तो इससे ओनली अ स्मॉल डिफ्रैक्शन अकर्स नियर द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिफ्रैक्शन हुई है, 100% नहीं हुई। अब हम इसको डिफाइन करेंगे। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल और स्लिट्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, वेव्स का एजेस के अराउंड फैल जाना डिफ्रैक्शन कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, रिपल टैंक वाले को। इसमें हमने देखा कि पहले हमने डिवाइस की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, डायग्राम भी बनानी है। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की हेडिंग आएगी और रिफ्लेक्शन को बता देंगे। उसके बाद स्पीड ऑफ वेव्स की आएगी और स्पीड ऑफ वेव्स का चेंज होना बता देंगे। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन उसको बताएंगे, उसकी पहले डेफिनेशन लिखेंगे। ये जो तीनों चीज़ें सबसे पहले इनकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन, और एंड पर हमने डिफ्रैक्शन की हेडिंग देनी है और एक्सप्लेनेशन देनी है। स्टूडेंट्स, ये रिपल टैंक लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आता था, तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, ताकि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया तो आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर सकें। स्टूडेंट, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये समरी आपने लाजमी पढ़ लेनी है, क्योंकि यहाँ पर समरी के अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के और MCQs के आंसर्स मौजूद हैं। और वैसे भी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो हम समरी को एक ओवरव्यू के तौर पर डिस्कस कर लिया करते हैं। तो जब आप चैप्टर कंप्लीट पढ़ने के बाद इस समरी को डिस्कस करेंगे तो आपको चैप्टर के मेन पॉइंट्स जो हैं आपके सामने आ जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने रिपल टैंक के बारे में पढ़ा। आप इस लेक्चर को बार बार सुनें ताकि आपके जहनों में ये अच्छे तरीके से बैठ जाए। अल्लाह हाफिज़।